अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। एनडीएमए के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करती चलूँ तो मजीद 75 अफराद नाजरीन जाम बहक हो चुके हैं, जिसके बाद सैलाब और बारिशों से जाम बहक होने वालों की जो तादाद है अभी तक सो फार 1136 अफराद तक जा पहुंची है। एनडीएमए के मुताबिक ये इंफॉर्मेशन भी सामने आई कि मुल्क भर में अब तक 10,51,570 घरों को नुकसान पहुंचा है और इन्हीं बारिशों और सैलाब की वजह से अब तक 7,35,375 मवेशी मर चुके हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि अब तक 162 पुलों को नुकसान पहुंचा है। 72 से ज्यादा असला बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और मजमूई तौर पर 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद बराह रास्त सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। इस हवाले से हुकूमत की बात जो हुकूमत भी एक्टिव है, पाक फौज की बात जो पाक फौज इस हवाले से बहुत शाना बिशाना होकर चीजों में आगे पार्टिसिपेट भी कर रही है और जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहां का दौरा भी जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा को की जानिब से जो है वो इमदाद के कुछ चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो सैलाब मुतासरीन है उनके लिए 16 करोड़ डॉलर्स की इमदादी जो हंगामी इमदाद है उसकी अपील भी की गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने स्वात का दौरा किया है, वहां पर भी वो पहुंचे हैं। जो सैलाब ज़दा इलाके थे वहां का दौरा किया, वहां पर जो लोग सैलाब से बचे हैं उनसे जो है उन्होंने मुलाकात की, उनसे बातचीत की, वो भी आपको सुनवाएंगे। और उसके साथ सहाफियों से भी उन्होंने बात की है। सहाफियों से आर्मी चीफ साहब मुलाकात की है, क्या बातें की है नाज़रीन, पहले मैं आपको वो सुनवा देती हूँ, फिर आगे हम प्रोग्राम की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। देखिए जी, अभी तो इट्स टू अर्ली के आप असेसमेंट करें। जो असेसमेंट होगी अभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर फौज भी असेस करेगी। डैमेज काफ़ी हुआ है, ख़ास तौर पे कलाम और अतरोर के इलाके में काफ़ी हुआ है। ब्रिजेस भी डैमेज हुए हैं, होटल्स बहुत तबाह हो गए हैं। लेकिन इसमें सबसे परेशान कुन बात यह है कि 2010 में भी यहाँ सैलाब आया था और उसी किस्म के होटल बर्बाद हुए थे और जिन्होंने अलाउ किया है दोबारा उस जगह पे होटल बनाने के लिए कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ, ताकि आइंदा ये ना हो। अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि हमने यहाँ से कलाम तक रोड खोलनी है। कुछ लोग कह रहे थे 15 दिन में खोलेंगे, नहीं, मुझे उम्मीद है कि हम 6 से 7 दिन में इंशाल्लाह खोल लेंगे। वहाँ पे जो मसले मसाइल हैं, वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं उन तक हम राशन पहुँचा रहे हैं और जो बूढ़े और जो टूरिस्ट हैं और ख़वातीन और बच्चे हैं उनको वहाँ से निकाल रहे हैं। अभी वहाँ पे क्राइसिस सिचुएशन नहीं है। क्राइसिस सिचुएशन उस वक्त होगी कि अगर हम सड़क खोलने में नाकाम हुए। इंशाल्लाह हम जल्दी खोल लेंगे, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं। वहाँ पे लोग जो रहते हैं उन्होंने अपने लिए सर्दियों का सामान करना होता है। तो इंशाल्लाह टाइम लगेगा, रोड जल्दी खुल जाएगी, लेकिन ओवरऑल कंस्ट्रक्शन करने में और असेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हमारे लोग जो हैं, जब भी मुसीबत होती है तो हमारी कौम जो है वो लबैक कहती है। आप देखिए इस वक्त बहुत फलाई इदारे, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, गवर्नमेंट सब अपने अपने सेंटर खोले हुए हैं। और कल हुकूमत एक जिस तरह NCOC था उस तरह का एक हेडक्वार्टर बना दिया है। तमाम एड वहाँ पे उसकी डाटा वहाँ इकट्ठा होगा और वहाँ से जो हमारे प्लानिंग के मिनिस्टर साहब हैं वो फिर एड मुख्तलिफ जगह पे भिजवाएंगे जहाँ पे ज़रूरत होगी, ताकि एड रिक्वायरमेंट के मुताबिक जाए। और रेस्क्यू का ऑपरेशन तो हम जल्दी मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन रिहेबिलिटेशन में जिस तरह आपको याद है को एक आया था, अल्हम्दुलिल्लाह उतना बड़ा तो ये सानिया नहीं है, लेकिन फिर भी ख़ास तौर पे सिंध में हमें लोगों को घर बना के और बलूचिस्तान में घर बना के देने पड़ेंगे, इधर भी बना के देने पड़ेंगे। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब आप कहते हैं ना जब चैलेंजेस होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। इस बार इंशाल्लाह हुकूमत प्लान कर रही है, क्योंकि कल मैं कॉन्फ्रेंस में था, हम इंशाल्लाह पक्के घर बना के देंगे, प्री फैब घर बना के देंगे जिनकी उम्र बहुत होती है और ये बार बार की मुसीबत से लोग बच जाएं। नाज़रीन, प्रोग्राम में सैलाब सूरत हाल के ऊपर आज हम फिर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं अनवर रज़ा साहब। अनवर साहब बताइएगा, ऑब्वियसली जिस तरह से मुल्क में भी सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं उस हवाले से हुकूमत भी पेश है। हुकूमत भी अपनी तरफ से हर किस्म के रिलीफ ऑपरेशंस कर रही है, पाक फौज कर रही है। उसी के साथ साथ आज आर्मी चीफ ने ये भी बताया कि जो दोस्त ममालिक हैं वो भी पेश हैं, खासकर बात जैसे सऊदी अरब की, कतर की, UAE की, टर्की, चीन, सब ममालिक की तरफ से जो है वो इमदादी सामान भी उन्होंने एक अच्छा बताया है कि आ रहा है। उसके हवाले से भी उन्होंने एक अच्छी न्यूज़ दी है। लेकिन सिचुएशन ख़राब है, वो ये भी बता रहे हैं कि नुकसान ज़्यादा हुआ है, डैमेज ज़्यादा हुआ है और अभी आगे वी डोंट नो कि और कितनी सिचुएशन वर्स्ट होने जा रही है, कितना नुकसान अभी और हमें देखना है। तो इस हवाले से अनवर साहब सिचुएशन अभी क्या अपडेट्स हैं, क्या कहाँ जा रही है सिचुएशन?
जी, सबसे पहले तो आर्मी चीफ ने आज इफेक्टेड एरियाज़ का विज़िट किया और वहाँ पर जो लोग थे उनसे भी बातचीत की और सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की। ये बड़ा खुश आइंद होता है कि आपने इस क्राइसिस में और इतने बड़े डिज़ास्टर में अपने जो लोग हैं उनको बैकअप करना होता है। और पाक फ़ौज का हमेशा तुर्रा इम्तियाज़ रहा कि उन्होंने पाकिस्तान पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आया तो वो सफ़े अव्वल में दिखाई दिए। और चीफ कमांडर का इन एरियाज़ का दौरा करना इम्पॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो रिलीफ ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रहे हैं। अच्छा, गुड साइन है। और दूसरा, आज जनरल साहब ने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की है, ये बड़ी गौरतलब बात है, लेकिन ये सूबाई हुकूमतों का काम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक डिसीजन था कि जो दरिया हैं, जो नदी नाले हैं, उनके करीब 200 मीटर तक कोई भी आप तामीरात नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली जो इमारत जो हैं वो ज़मीन बोस हुई हैं वो दरिया के बिल्कुल किनारे थी। तो ये आर्मी चीफ की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि किन लोगों ने इनको ये परमिशन दी। मैं समझता हूं कि उन लोगों को दोबारा से 2010 के सैलाब के बाद का उन्होंने जिक्र किया। मैं समझता हूं कि इन लोगों को बिल्कुल टहरे में लाना चाहिए जो इदारों की तकरीम नहीं करते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन पर मारिया अमल नहीं हुआ, तो इस डिसीजन पर अमल किसने करना था? सूबाई हुकूमत ने करना था। तो मैं समझता हूं कि इस पर जिन लोगों ने भी उस वक्त इन होटल्स को वहां पर तामीरात की इजाज़त दी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, एक बड़ी वजह यह भी बनी है नुकसान की, क्योंकि लोग वहां पर बड़े इफेक्ट हुए, इमारत जो थी वो ज़मीन बोस हुई और कीमती जानों का ज़या भी हुआ। तो डेफिनेटली इसको प्रोब करना चाहिए। अलबत्ता मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करूँगा आर्मी चीफ के दौरे को, और इसके साथ साथ जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्हें भी फील्ड में निकलने की ज़रूरत है। जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विजिट कर रहे हैं, इससे आप जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रिलीफ का काम करते हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, उन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। और दूसरा कि जो लोग मुसीबत में, हमारे बहन भाई इस वक्त मौजूद हैं मुश्किल की घड़ी में, हमें उनका साथ देना है और साथ इसी तरीके से देना है कि उनके पास जाके उनके गमों का, उनके दुखों का मदावा करना है। उनको हमने ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और जो वज़राए आला हैं उनका काम है कि वो जाके वहाँ पर चेक भी करें, क्योंकि मुनहसुल कौम हम बड़े बेहिस्सी हैं कि वहाँ पर जो रिलीफ के लिए पैकेजेस आ रहे हैं क्या वो इमदाद उन लोगों तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। बड़ा क्वेश्चन मार्क है साहब, क्योंकि अक्सर हमने ऐसी वीडियोस भी देखी हैं कि इस तरह का जो सामान है वो लूट लिया गया है या पहुँच नहीं रहा या लोग खुद से गायब कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जी, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। माजी में भी हमने इस तरह की प्रैक्टिस देखी है। देखिए, अब अगर किसी को एक खैमे की ज़रूरत है, एक टेंट की ज़रूरत है, तो उसको एक टेंट ही देना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक फैमिली के अगर 10 मेंबर्स हैं तो 10 को टेंट दिया जाए। आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करें, 2 टेंट्स दे दीजिए। हमें इस वक्त मसावाना रवैया इख्तियार करना है और हमें जो चीज़ों की इमदाद की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ी फेयर तरीके से करनी है। क्योंकि होता हमारे यहाँ ये है कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बाकी इदारे हैं, वहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन जो इमदाद की तकसीम है उसमें मैं समझता हूँ कि इंसाफ नहीं होता। हमें वो इंसाफ भी बरकरार रखना है और उसके लिए ज़रूरी है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं, उनके जो हेड्स हैं, वज़राए आला हैं, वो अपने अपने इलाकों का दौरा करें। आर्मी चीफ ने बड़ा अच्छा किया। देखिए, उन्होंने तमाम जो कोर्स हैं उनके कैंप्स लगाए हुए हैं, उन्होंने उस कैंप्स का दौरा किया और उन्होंने इफेक्टेड एरियाज़ को देखा। फिर उन्होंने उनकी बहाली की भी बात की। कुमराट में जैसे उन्होंने सियाहों को निकाला और उनसे गुफ्तगू की, इससे लोगों का मोराल अप होता है। और दूसरा, इस तरह जब आप इफेक्टेड एरियाज़ में जाएंगे, पाक फ़ौज की कमांड जाएगी, तो फिर इस तरह अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जाएगी, वज़ीर आज़म जाएंगे, वज़ीर आला जाएंगे, लोगों के हौसले बुलंद तो अपनी जगह पे, लेकिन जज़ा और सज़ा का भी कॉन्सेप्ट होगा और वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको पता होगा कि हमारे ऊपर भी चेक एंड बैलेंस है। तो हमें इस तरह के निज़ाम को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। और दूसरा, मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर जो रिलीफ और जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं, रिलीफ के लिए बहुत सारे NGOs हैं, फलाही इदारे हैं, उन लोगों के भी हमें हाथ मजबूत करने हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक किया हुआ है। अपने जो बहन भाई इस वक्त मुश्किल वक्त में हैं उनको सेफ मुकामात पर पहुँचा रहे हैं, फिर उनको खुराक भी मुहैया करनी है। अब बड़ी मारिया, ये बड़ी अजीब बात है, बल्कि बड़ी दिलखराश बात है कि जब आप फ्लड का पानी निकलेगा तो उस वक्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं वो जन्म लेंगी। हमें उन बीमारियों से अपने बहन भाइयों को, बच्चों को बचाना है। उसके लिए हमें मेडिसिन वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। हमें वो मेडिसिन वहाँ पर प्रोवाइड करनी है, पीने का साफ़ पानी देना है। इसके लिए ज़रूरी है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको एक पेज पर होने की ज़रूरत है। आप
कुछ वक्त के लिए अपने इख्तिलाफात, अपने नज़रियात को एक तरफ रखिए। इस वक्त फोकस करना है हमें सैलाब के जो विक्टिम्स हैं उनको, और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें एक पेज पर आने की जरूरत है। उन सूबाई हुकूमतों में जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, मैं समझता हूं उन्हें फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर और बाकी सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना चाहिए। जब आपके दरमियान एक मजबूत कोऑर्डिनेशन होगा तो आप जो इफेक्टेड खानदान हैं उन तक ज़्यादा अच्छे अंदाज से उनको रिलीफ फराहम कर सकेंगे। अभी तो आपने उन्हें उनकी ज़िंदगी को बचाना है और उनको ज़िंदा रखने के लिए उनको खुराक और उनको मेडिसिन देनी है। उसके बाद रिहेबिलिटेशन का अमल आएगा। मैं समझता हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम सूबाई हुकूमतों को एक पेज पर आने की ज़रूरत है। उन्हें फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, चलिए आप फेडरल गवर्नमेंट के साथ अगर किसी को कोई इख्तिलाफ भी है तो उसको एक तरफ रखना चाहिए। आप पाक फौज के साथ मिलकर, आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, आप उन रिफाई इदारों के साथ मिलकर काम कीजिए ताकि हम साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक अनवर साहब जो एक और अहम पॉइंट है वो ये भी है कि जब भी पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में हुआ उसमें हमने देखा जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनकी जानिब से काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। वैसे आए ना आए लेकिन जब भी इस तरह की कोई आफत ज़्यादा कोई चीज आती है तो हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अभी भी चाइना की तरफ से, कतर की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से और मुख्तलिफ ममालिक हैं, टर्की, जो कि पाकिस्तान की इमदाद करने के लिए रेडी हैं। देखिए मारिया, जब भी किसी भी मुल्क पर कोई डिज़ास्टर आता है तो उस पर जो हमसाया ममालिक होते हैं, आपके जो दोस्त ममालिक होते हैं, फौरी तौर पर वो आपको रिलीफ के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं। तो इस तरह तुर्की हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, हमारे ये दोस्त ममालिक हैं। और डेफिनेटली जब पाकिस्तान पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो हमेशा ये हमारे दोस्त ममालिक हमारा साथ देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने जो वसाइल हैं उनको भी बुरुए कार लाना है। देखिए, चैरिटी के लिए पाकिस्तान दुनिया भर में नंबर 1 मुल्क कंसिडर किया जाता है कि हमारे यहाँ अगर कोई कौम अगर तस्वुर की जाती है तो वो पाकिस्तान है कि जो सबसे ज़्यादा चैरिटी का काम करती है। तो इस वक्त हमें मोबलाइज़ करना है मुखैर हजरात को, रिफाई इदारों को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सैलाब मुतासरीन जो है उनकी मदद कर सकें। दूसरी बात, फिर हमें सेकंड फेज़ में अपने हमसाया ममालिक और जो दोस्त ममालिक है उनकी तरफ जाना चाहिए। थर्ड फेज़ में हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उनको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, अक़वाम मुत्तहिदा को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, वर्ल्ड बैंक, एशिया बैंक को। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए आपने रेस्क्यू, पहला मरहला जो है वो रेस्क्यू का है, आपने लोगों की ज़िंदगी को बचाना है। दूसरा मरहला है उनको खुराक देना, मेडिसिन देना। दूसरा जो मरहला इसके बाद है वो है उनकी रिहेबिलिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें आपको फंड की ज़रूरत होगी और इंटरनेशनल कम्युनिटी की डेफिनेटली आपको मदद की ज़रूरत होगी। लेकिन उससे पहले आपको अपने लोगों को अपने वसाइल के साथ अकोमोडेट करने की ज़रूरत है, उनको इस परेशानी से निकालने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद आपके हमसाया मालिक आते हैं और उसके बाद आप फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम इस मुश्किल में, और डेफिनेटली पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में है। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस वक्त रीनेगोशिएशन भी करनी चाहिए IMF के साथ और उन्हें बताना चाहिए कि पाकिस्तान में 30 बरस में पहली मरतबा इतना बड़ा डिज़ास्टर आया है। और इसकी मारिया वजह मैं आपको टेक्निकल ये भी बताऊं कि क्लाइमेट चेंज दुनिया भर में हो रही है और आपको पता है ये एक फिनोमेना है। अब पाकिस्तान में शायद हर 2 साल बाद इस तरह का सैलाब आएगा और हमें अभी से अपने जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे हैं उन्हें मजबूत करना है, उन्हें वेल इक्विप्ड करना है। अब हम जदीद तकाज़ों से उन्हें हम किनार करना है। और उससे पहले हमें जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ है उनमें जो मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उन फैसलों को अमल दरामद करवाना है। फिर जो हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे हैं उन्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ इस वक्त सैलाब आएगा और उस सैलाब आने से पहले हमें अपने लोगों को एक तरफ लेके जाना है और उन्हें सेफ मकामात पर पहुँचाना है। ठीक है अनवर साहब, इसी हवाले से अगर मैं खासकर मालाकंड डिवीज़न की बात करूं, स्वात की बात करूं, वहाँ पर काफ़ी जो है वो सिचुएशन ख़राब है। इसमें बात करने के लिए हमने वहीं पे मौजूद रिपोर्टर से वहीं पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। हमें ज्वाइन किया है समद अंजुम ने। समद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को आपने टाइम दिया। बताइएगा इस वक्त चूँकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, ख़ासकर तहसील बहरीन की क्या सूरत हाल है, वहाँ से काफ़ी ख़तरनाक खबरें सामने आ रही हैं, क्या सूरत हाल है, ख़ासकर मालाकंड डिवीजन की क्या सूरत हाल है, तो इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है? शुक्रिया मारिया। सबसे पहले तो मैं स्वात में जो सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला इलाका है तहसील बहरीन है। बहरीन जो सयाहों का मस्कन हुआ करता था, हर साल लाखों सयाह यहाँ पर आते थे और अपनी जिंदगी के हसीन लम्हात यहाँ पर गुजारते थे। लेकिन आज वो तारीखी बहरीन बाजार में कुछ नहीं बचा। बहरीन बाजार नदी में तब्दील हो गया है। यहाँ पर तकरीबन 40 के करीब होटल थे जो अब उसके ऊपर सैलाब बह रहा है। मिंगवर से कालाम तक 100 किलोमीटर रास्ता है और यही बहरीन है जो जमीनी रास्ता से कालाम और मिंगवर को आपस में मिलाती है।
सिर्फ तहसील बहरीन की आबादी के हवाले से मैं आपको बताते चलूँ तो तकरीबन 2.5 लाख तक आबादी है और फ्लड आने के वक्त यहाँ पर 1000 से ज्यादा सैयाह भी फंसे हुए थे, जिसमें अब तक 400 के करीब सैयाहों को रेस्क्यू किया गया है और बाकी वहाँ पर महफूज मकामात पर मौजूद है। जी, शुक्रिया समद, आपने वहां पर जो सूरत हाल है उस पर हमें अपडेट किया। इसी के साथ मैं ये भी चाहूंगी कि वहां पर जो इमदादी कार्रवाइयां हैं उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा समद के वो किस तरह से चल रही हैं और क्या ऐसी चीज है जिसकी वहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है समद? जी बिल्कुल, पाक आर्मी और सूबाई हुकूमत की तरफ से हेलीकॉप्टर के जरिए इन जो सैयाह वहां पर फंसे हुए हैं उनको लाया जा रहा है और उनके लाने का अमल शुरू है। लोग ज्यादा है, हेली सर्विस बहुत कम है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग 7-8 घंटे पैदल सफर करने पर मजबूर है। तबाकुन सैलाब की वजह से जो रास्ते थे वो भी तबाह हो चुके हैं। तकरीबन 130 किलोमीटर रोड जो था वो तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा मुश्किलात है। तो आज जो हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने स्वात का दौरा किया था, उन्होंने यहाँ पर जो सहाबियों के साथ बात की तो स्वात के अवाम को बहुत बड़ी तसल्ली मिली इससे। लेकिन यहाँ के अवाम ने सबा सालार की एक बात को बहुत सराहा कि 2010 में भी स्वात में सैलाब आया था, उनके बाद हुकूमत ने फिर दरिया के किनारे आबादी को क्यों मना नहीं किया, इसी पर इंक्वायरी करने का हुक्म दिया है कि जो इसमें मुलविस है तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अवाम का भी यही मुतालिबा था, लेकिन आज जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कह दिया। ये बताइएगा कि वहां पर जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन है उससे इफेक्टेड लोग कितने सेटिस्फाइड हैं, और दूसरा ये बताइएगा कि आर्मी चीफ से लोगों की जो उनका दौरा था, लोगों ने उनसे क्या गुफ्तगू की और क्या उनके दौरे से लोग खुश थे, इसका भी जिक्र कीजिएगा। अनवर रजा साहब, आपकी आवाज साफ नहीं आया। समद, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, अभी आ रही है। मुझे ये बताइएगा कि आज आर्मी चीफ ने जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज था स्पेशली स्वात का विजिट किया और उस वक्त लोगों के क्या तासुरात थे, क्या जो वहां पर इमदादी कार्रवाइयां हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन है, रिलीफ ऑपरेशन है, उससे लोग सेटिस्फाइड थे? सर ऐसा है कि आज जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने स्वात का दौरा किया, उन्होंने यहाँ पर मीडिया वालों के साथ बातें भी की, तो स्वात के अवाम जो थे उनको बहुत बड़ी तसल्ली उनके आने से मिली, क्योंकि यहाँ पर जो इंतजामिया की जो रेस्क्यू ऑपरेशन है तो यहाँ से जो राशन है वो कांजू एयरपोर्ट से उठा के वहाँ पर मुतासिरीन के लिए बहरीन में ले जाते हैं और बहरीन से वहाँ से मुतासिरीन को जो सैयाह है वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको ला के यहाँ पर कांजू एयरपोर्ट लाते हैं। इस वजह से ये बहुत बड़ा शस्त्रवी का शिकार है, लेकिन उन्होंने इंतजामिया का कहना था कि तकरीबन 15-20 दिन इसी ऑपरेशन में लगेंगे, लेकिन आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने साफ कह दिया कि ये हम तकरीबन 5-6-7 दिन में इनको मुकम्मल कर लेंगे, जिसकी वजह से स्वात के अवाम ने पाक आर्मी के जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने अपने सबा सालार का बहुत तारीफें की। वेरी गुड। समाद, ये भी बताइएगा कि जो स्वात रिवर के ऊपर तामीरात थी उसके हवाले से खासा कंसर्न शो किया आर्मी चीफ ने, इस पर मुझे ये बताइए कि जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने परमिशन दी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था कि 200 मीटर तक कोई भी इमारत जो है वो दरिया के किनारे नहीं बन सकती, इस पर उनका क्या कंसर्न था, उसके बारे में जरा आगाह कीजिएगा। बिल्कुल रजा साहब, बिल्कुल यही है कि जो आबादी उन्होंने 200 मीटर के अंदर किया है, इससे पहले इंतजामिया ने इनके ऑपरेशन शुरू किया था। लेकिन फिर भी सियासी मुदाहिलत की वजह से उसमें कुछ इशू आया, तो उन्होंने उस ऑपरेशन को रोक दिया। हो सके इंतजामिया भी इसमें कुछ न कुछ होगा। स्वात के सिविल सोसाइटी ने आर्मी चीफ के इस बयान का खैर मुकदम किया है कि 2010 के सैलाब के बाद दरिया स्वात के इस आसपास तमीरात की इजाजत देने वालों की निशानदेही होनी चाहिए और जिम्मेदारों को कड़ी सजा देनी चाहिए। समाजी कारकुनान ने कहा कि अगर ऐसा न किया गया तो चंद दिनों बाद ये माफिया फिर सरगर्म अमल हो जाएगा और एक दफा फिर नाजायज तमीरात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अवाम ने ये अपील भी की है कि नुकसानात के सर्वे में अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदों की शमूलियत जरूरी है, क्योंकि सिविल इंतजामिया गैर सियासी बुनियादों पर गैर मुस्तहिक लोगों को नवाजते हैं। जैसा कि इस वक्त सिर्फ स्वात के एक इलाका है जिसमें पूरी सरकारी मशीनरी मुतहरिक है, जबकि दीगर इलाकों के लोग मुकम्मल तौर पर महरूम है। ठीक है, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया समद अंजुम। नाजरीन, हमारे साथ स्वात से बराह रास्त हमें वहाँ की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और ये बता रहे थे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो दौरा किया है स्वात का, वहाँ से उसकी वजह से जो वहाँ पर लोग हैं मौजूद उनको काफ़ी तसल्ली भी हुई है और वो इस वक्त जो वहाँ पर रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है उसके हवाले से वो लोग सेटिस्फाइड भी हैं। ब्रेक का टाइम है नाजरीन, ब्रेक के बाद हम इसी सिचुएशन में बात करेंगे, साथ ही रहेगा।
वेलकम बैक नाजरीन ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सैलाब से होने वाली तबाहकारियों के हवाले से। और अनवर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, कहिएगा कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे कि ऑब्वियसली अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि हमने रेस्क्यू करना है, वहाँ पर हमें मेडिसिन पहुँचानी है, जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनकी एटलीस्ट जान बचाना इस वक्त जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद हम रिहैबिलिटेशन की तरफ भी जाएंगे ऑब्वियसली। लेकिन जिस तरह से आज बिलावल भुट्टो साहब की मैं बात सुनी थी, वही कहते हैं कि हमें ना सिर्फ फौरी रिलीफ ऑपरेशन करना है बल्कि तबाह होने वाले जो इलाके हैं वहां पर बहाली के हवाले से भी काम करना है, तामीर नो के हवाले से भी काम करना है। तो उसके हवाले से काफी बजट चाहिए होगा, हमें काफी इसके हवाले से इमदाद भी चाहिए होगी जो बाद में रिहैबिलिटेशन के लिए काम आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम आएगा। तो ये सब फिर किस तरह से मैनेज कर रहे होंगे वी बीइंग अ कंट्री, क्योंकि आगे महंगाई बहुत ज्यादा होने वाली है और सिचुएशन मुआशी एस्पेक्ट से नुकसान भी बहुत हो चुका है। देखिए मारिया, सैलाब के बायस से हमें मल्टीपल परेशानियों का सामना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि सिंध से अगर आप देखें तो सब्ज़ी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सूबों में आया करती थी, KPK से सब्ज़ी आया करती थी, फल आया करता था। मुझे ये बताइए कि आपने देखा कि महंगाई ऑलरेडी पहले बहुत ज़्यादा थी, अब जबकि हमारे पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो डेफिनेटली इनकी ज़रूरत होगी और हमें जो हमारे हमसाया ममालिक है उन्हीं से लेनी पड़ेंगी या हमें बाहर के ममालिक से ख़रीदनी पड़ेंगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपको इसलिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है कि वहाँ पर आपकी जो फसलें, खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं, कपास तबाह हो चुकी है सिंध में, आपको इमीडिएटली पानी वहाँ से निकलेगा, फिर आपने उनको उनकी बहाली का काम भी करना है। फिर अगर आप देखें कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है उसकी बहाली के लिए हमें इंटरनेशनल डोनर्स की ज़रूरत है। डेफिनेटली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपील भी कर रखी है और इस वक्त हमें ज़रूरत भी है। फौरी तौर पर तो हम रेस्क्यू और रिलीफ का काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के इतने वसाइल हैं तो रिलीफ और रेस्क्यू का काम इमीडिएटली कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ा काम करने का जिसमें हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की दोस्त मालिक है वो उसके बाद का है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमें लोगों के जो घर तबाह हो चुके हैं, बह चुके हैं, जो मवेशी मर चुके हैं, हमें उनके घर को आबाद करना है। आबादकारी एक बहुत बड़ा मसला है, ये कोई 1-2 माह का काम नहीं है। फिर आगे से आप देखिए मौसम की सख्तियां हैं, सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में आपने लोगों को कैसे शेल्टर देना है, घर देने हैं, आप उन्हें खैमों में नहीं रख सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ हमने जब रिहेबिलिटेशन है, आबादकारी का जो अमल है हमारिया, वो बड़ा ही सेंसिटिव है, उसमें हमें फंड्स चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में हमें रकम चाहिए और उसके साथ साथ फिर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्किल्ड वर्कर्स भी चाहिए। फिर महंगाई और ज़्यादा भी होगी उसके बाद, डेफिनेटली उनको भी हमने ट्रीट करना है उस हवाले से भी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी मौसलात हैं, JUIF इनका ताल्लुक है। मैम, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। मैम, अभी बात कर रहे थे हम रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस की, चूँकि इस वक्त जो सैलाब से तबाहकारियाँ हुई हैं उस हवाले से हुकूमत भी काम कर रही है, पाक फौज भी काम कर रही है, मुख्तलिफ जो रेस्क्यू के इदारे हैं वो भी काम कर रहे हैं। इसके बाद का जो अमल है तामीर नौ का या रिहैबिलिटेशन का या री इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम होगा, उसमें बहुत फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें भी होंगी जिनकी रिक्वायरमेंट होगी। उस हवाले से मैं चाहूंगी कि आप बताइएगा कि किस तरह से चीजों को दोबारा से हम ऑन ट्रैक लेकर आ सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वाकई ये तशवीशनाक सूरत हाल है। एक तो इस वक्त जो मुल्क की मईशत के हवाले से जो हम मुतफक्किर थे, उसके अलावा मुख्तलिफ पॉलिटिकल सनारियो ऐसा बन गया था कि बिल्कुल अनसर्टनिटी थी और ऊपर से अब ये नेचुरल क्लेमिटी डिजास्टर जो आया, अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश में कामयाबी अता फरमाए। पूरे मुल्क और कौम के तमाम लोग जो है वो फिक्रमंद है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान से बाहर है या वो पाकिस्तानी है या कोई भी किसी भी मुल्क के हवाले से जो मैं बात करूं तो वो फिक्रमंद है मौजूदा सूरत हाल से। अभी तो स्टार्ट में अभी ये है कि सबसे पहले इब्तिदा में तो इसको फौरी यानी जान का मसला है कि हम उस इंसानी जान को किस तरह बचा सकते हैं। फिर सेकेंडली जिस तरह आपने बताया, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल मुस्तकबिल के हवाले से हम देख रहे हैं कि एक तो सेहत के जो इश्यूज आ रहे हैं, दूसरे उनकी आबादकारी का यकीनन बहुत बड़ा अलमिया सामने आया है। अभी इसको जिस तरह से निकलने की कोशिश करेंगे
तो बैरूनी ममालिक से जो इमदाद आ रही है, उसके अलावा पाकिस्तान के भी इनको मुश्किलात का सामना है। आबादकारी यकीनन एक चैलेंज होगा हमारे लिए, लेकिन इसमें मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि हमारी पाकिस्तानी कौम है, जब भी इस तरह के वाक़यात हुए, चाहे 2005 का ज़लज़ला था, 2010 का सैलाब था, या अभी ये जो सैलाब की सूरत हाल है, तो हमारी पूरी कौम जो है फ़ौज के साथ, सियासी पार्टियां जहां जहां पे भी हैं उनके साथ, पर्सनली हमारी अपनी पार्टी जो JUI है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब कॉल दी है, तो जितने भी हमारे फलाही इदारे थे, मदारिस थे, तमाम तलबा, उलमाए कराम, सब खवातीन निकल के उनके शाना बशाना जो है जहां जहां पे भी पहुंच रहे रिलीफ का काम कर रहे हैं। और ये सिलसिला अगर चलता रहे तो इंशाअल्लाह फिर उनकी आबादकारी का मैं समझूंगी कि वो मुश्किलात सामने नहीं आएंगी कि अगर तमाम एक पेज पे हो, ऑन बोर्ड हो। लेकिन एक चीज जिसके हवाले से मैं यहाँ पे कहना जरूर चाहूंगी कि कुछ ऐसे भी हैं कि अभी इमरजेंसी जब हमारे मुल्क में क्रिएट होती है तो फिर हर इदारा अपने तौर पे तो कर रहा है काम, लेकिन जहाँ पे इसके बाद जब इनकी आबादकारी आएगी तो मैं चाहूंगी कि हुकूमत जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और एक मुनज़्ज़म उनकी आबादकारी हो। ये ना हो कि इंडिविजुअली 5 लाख 10 लाख, ये तो फौरी रिलीफ तो एक लिहाज से है, मेरा एक क्वेश्चन है, उनकी आबादकारी इससे मैं आपसे ये पूछना एक चाह रहा हूँ मैडम infrastructure कि ये बताइएगा जो है वो पूरा करना होगा, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी का ज़रूरियात कितना भी नुकसान हो उनकी चुका पूरा है, और करना दूसरा लोग बड़े कंफ्यूज्ड हैं। जो डोनर्स हैं, जो फलाही इदारे हैं, वो तो खुद काम कर रहे हैं, लेकिन जो डोनर्स हैं वो बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि सूबाई हुकूमतें कुछ कह रही हैं, फेडरल गवर्नमेंट कुछ कह रही है, तो वो किस पर एतबार करें, किससे बात करें। हमें तो आप नहीं समझते इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पर होने की जरूरत है, और फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो अपोजिशन है उसको साथ लेकर चले, कम से कम इस एक मामले पर, इस एक नुक्ते पर तो हम इकट्ठे हो जाएं। बिल्कुल, देखें आपके क्वेश्चन से पहले ही मैंने इसकी सेंसिटिविटी का जिक्र किया, और वो ये सूरत हाल है जो मारूजी हालात हम देख रहे हैं, हम खुद भी ये महसूस कर रहे हैं इसकी हसासियत को कि अब तो चले एक इमरजेंसी है, जिसको भी मौका मिलता है, जहाँ पे भी मिलता है, वो अपना कार्य खैर में हिस्सा डाले, लेकिन आने वाले वक्त में तमाम को एक प्लेटफॉर्म पे मिलना एक साथ मिल के बैठ के फैसला करना चाहिए कि आबादकारी जो है वो इस तरह इंडिविजुअल एक एक घर का मुश्किल है, वो पूरा का पूरे, ये तो पूरे के पूरे गांव जो है वो सफाई से मिट चुके हैं, पूरी मार्केटें उनकी कारोबार तबाह हो चुका है। तो अब उसके लिए रिलीफ का जरिया जो है वही हुकूमत के अंडर जो है तमाम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो सबको लेके आए, तो तभी ये पॉसिबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, लोगों का एतमाद बढ़ता है, तभी फिर उनको भी डोनर्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, बाकी आपकी बात बिल्कुल सही है कि जहाँ पे एतमाद का फुकदान होगा तो फिर यकीनन कंफ्यूजन आती है वहाँ पे। बिल्कुल, पॉइंट टेकन। पार्लिमानी सेक्रेटरी मौसलात JUI फेसिंग का ताल्लुक है शाहिदा अख्तर अली साहबा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी। ब्रेक का टाइम है, नाज़रीन ब्रेक के बाद कॉन्वर्सेशन का आगाज यहीं से करेंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने खातून मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी से मुतालिक जो अल्फाज कहे थे, उन अल्फाज के ऊपर उन्होंने ये उनको वापस लेने की पेशकश जो है वो की है। अनवर साहब, डायरेक्टली क्वेश्चन पर आऊँगी, कहिएगा मतलब जो शो कॉज नोटिस पे जो इमरान खान साहब ने जवाब जमा करवाया, क्लियर कट वो डायरेक्ट माफ़ी नहीं मांग रहे इस तमाम मामले के ऊपर। देखिए, खान साहब के बारे में ये बात बड़ी वाज़ेह है, लोग जानते हैं कि वो बड़ी खुली डुली बात करते हैं, और वो अगर इदारों पर तनकीद भी करते हैं तो बड़ी खुली डुली नहीं मांगते। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब को बड़े वाशगाफ अल्फाज में गैर मशरूत माफ़ी मांगनी चाहिए थी, और बड़े खुले दिल के साथ, खुले अल्फाज के साथ कहना चाहिए था कि बिल्कुल मैं अपने जो अल्फाज थे उन पर माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में माजरत की है। शायद अब उन्हें भी सियासत के बारे में पता चल गया कि शायद इसी का नाम सियासत है कि उन्हें ढके छुपे अल्फाज में माफ़ी मांगनी चाहिए, शायद उन्हें फिर मुस्तकबिल में जाके कहीं फिर इस तरह की कोई बात करनी पड़ जाए, इसलिए उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में माफ़ी मांगी।
है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी रवायत उन्हें पैदा करनी चाहिए थी और उन्हें खुल डुल कर माफ़ी मांगनी चाहिए थे। इससे इदारों की तौकीर और तकरीम में इजाफा होता है और इससे इमरान खान साहब का अपना कद जो है वो बड़ा होना था। ऐसा लेकिन नहीं है आप कि नहीं उनके समझते कद कि में अगर माफी ना मांगी क्लियर कट और ये सिचुएशन ऐसे चलती रही तो ये उनके गले पड़ सकता है सिचुएशन आगे जाके? देखिए, जो उनके वकला हैं, उनकी कानूनी जो टीम है, इस हवाले से उनकी बनी गला में उनसे मीटिंग भी हुई थी और उन्हें यही एडवाइस किया था इमरान खान साहब को कि आपको गैर मशरूत माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर हम पास्ट में देखें तो जिस भी सियासतदान ने गैर मशरूत अदालत से माफ़ी मांगी है तो उसको एक्सेप्ट किया गया है और आइंदा उन्हें मुतनब्बे किया गया है कि आइंदा आप इस तरह के जो अल्फाज है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हमने देखा है कि इस तरह के तौहीन अदालत केस में फिर बेल आउट कर दिया जाता है। तो खान साहब को भी यकीनन माजी की रवायात को आगे रखते, माजी के फैसलों को आगे रखते हुए अदालत हमेशा खुला दिल करती है और मैं समझता हूँ कि गैर मशरूत माफ़ी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। ठीक हो गया, आगे मूव करते हैं। अनवर साहब बताइएगा, इमरान खान साहब की अदालत से जो दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की सदा थी वो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हवाले से रुजू किया है और उस हवाले से राय के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अनवर साहब, आप नहीं समझते कि इस तरह से सियासतदानों के ऊपर ऐसे दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज नहीं होने चाहिए? ये गलत रिवायत हो सकती है। इस सवाल के दो पहलू हैं और मैं दो जवाब आपको दूंगा। पहली बात तो यह है पोलिटिकली इसके एंगल देखें तो वो ये है कि किसी भी सियासतदान पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली फिर सियासतदान अदालत जाते हैं और अदालतों से उन्हें रिलीफ भी मिल जाता है। इससे होता क्या है कि आपने जो मुकदमात कायम किए होते हैं वो आप पर ये इल्ज़ाम पुख्ता होता जाता है कि आप जो रियासती मशीनरी है, जो इदारे हैं, उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी मुराद पुलिस से है। तो ये इमरान खान साहब और बाकी जो उनके लोग हैं और जो मीडिया है वो ये बिल्कुल इल्ज़ाम आयद करता है कि हुकूमत जो है वो अपना सियासी इंतकाम लेने के लिए इदारों को इस्तेमाल करती है। यही इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर भी था। तो इस रविश को तमाम सियासतदानों को, तमाम सियासी जमातों को तर्क करने की ज़रूरत है। दूसरा, बिल्कुल उन्हें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था। ये भी उनकी लीगल जो टीम है उन्होंने कहा कि हमें इस FIR को, इस मुकदमे को ख़त्म करने के लिए, क्वैश करने के लिए हमें अदालत से रजू करना चाहिए। अब अदालत जब देखेगी कि इसकी कोई सॉलिड ग्राउंड्स नहीं है तो डेफिनेटली वो इस मुकदमे को भी ख़त्म कर सकती है। ठीक हो गया, पॉइंट टेकन। इस तरह की रिवायात नहीं पैदा करनी चाहिए जिसमें सियासतदान दूसरों के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करें। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।